एक और खूबसूरत बात थी महरौली की कि ये ट्रांजिट ज़ोन में पड़ता था। यानी दिल्ली के सेंटर दिल्ली के बारापुला से लेकर हरियाणा में जो पटौदी, रेवाड़ी और नारनौल इलाके हैं, उसके बीच में ये एक लिंकिंग पॉइंट था। तो उस लिहाज से इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा होने के कारण दिस वाज़ चोज़न टू बी द सेंटर ऑफ द रेन ऑफ ऑल दीज़ किंग्स एंड द एम्परर्स हू चोज़ टू सेटल हियर। चेंज हुआ है ड्रास्टिक और नॉट ड्रास्टिक, आई विल नॉट अटैच एनी वैल्यू जजमेंट टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए भी तो वो अपने साथ वहाँ का सेंट्रल एशिया का बिल्डिंग स्टाइल लेकर आए, जिसमें मीनारें थी, आर्कुएटेड सिस्टम था। और यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे थे ट्रैबिएटेड सिस्टम। ये कॉलम्स हैं और बीम्स हैं, उसके ऊपर बनाए रहे थे कंस्ट्रक्शन। आप जो पुराने रेमिनेंट्स मिलते हैं कुतुब कम्प्लेक्स में, टेम्पल्स के, जैन और हिंदू टेम्पल्स के, उसमें भी आप ट्रैबिएटेड सिस्टम देखेंगे कि एक बीम है, उसको सपोर्ट किया हुआ है कॉलम्स ने। जबकि धीरे 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 इस्लामिक आर्किटेक्चर के आने से क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने हिसाब से कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया, पैरेलली बनाया। तो उसमें आप देखिएगा आर्चेस हैं, डोम्स हैं, स्क्विंचेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये इंडियन कंटेक्स्ट में इंट्रोड्यूस की गई। लोधी आर्किटेक्चर भी और इनरिच हुआ। आपको गुंबदें मिलेंगी, अनियन डोम्स मिलेंगे। उसके बाद आपको सिरामिक वर्क मिलेगा, ब्लू सिरामिक बहुत यहाँ पे यूज़ होने लगा। रीज़न बीइंग इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि ब्लू सिरामिक यूज़ क्यों होता था। इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट सिग्निफाइज द स्काई। जो सेंट्रल एशिया के मॉन्यूमेंट्स थे, उनमें इस तरह का ब्लू सिरामिक वर्क यूज़ होता था, टाइल्स। तो जब वहाँ से लोग यहाँ आए तो उन्होंने भी इसी पैटर्न पर यहाँ के मॉन्यूमेंट्स में ब्लू सेरामिक पॉटरी यूज़ करनी शुरू की। रीज़न था कि उनको ये हमेशा याद आता रहे कि हमारे घर में, हमारे देश में कैसा आर्किटेक्चर था, और वी फील एट होम हियर ऑल्सो। यहाँ के पुराने, आप पाकिस्तान में जो चले गए मॉन्यूमेंट्स, उनमें भी आप देखेंगे ब्लू सेरामिक पॉटरी आपको दिखाई देगी। सो इससे आगे आगे इसी का प्रचलन बढ़ा और ये चीज़ें हमारे भी मेन स्ट्रीम हो गई। आर्चेस फिर मेन स्ट्रीम होने लगी। उनमें थोड़ा सा मुगल टाइम में कस्प्ड आर्चेस आ गए, मल्टी फोलिएटेड आर्चेस आ गई। उन्हीं को फिर आगे सिख आर्किटेक्चर ने भी एम्ब्रेस किया। कि मेरे ख्याल है इससे बाहर से कोई भी फीचर आता है तो उससे आर्किटेक्चर एनरिच ही होता है हमारा। ठीक है, पहले ब्रिक सिस्टम था, नानकशाही ब्रिक्स आई। उसके बाद पहले चूने की चिनाई थी, जैसे हम अपनी पिछली बिल्डिंग में देख रहे हैं चूने की, इसमें रैंडम पत्थरों की चिनाई है। फिर पत्थरों की कटाई होने लगी, सैंडस्टोन की प्रॉपर कटाई करके फतेहपुर सीकरी आप देखिए, वहाँ पर प्रॉपर सैंडस्टोन की चिनाई करके उनको अच्छे से लगाया गया कोर्सेज वाइज। तो इस तरह से चीज़ें एनरिच होती चली गई। कुछ फीचर्स उन्होंने राजपूताना आर्किटेक्चर के लिए, झरोखे लिए, जो कि गर्म क्लाइमेट के हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं आर्किटेक्चर को। तो इस तरह से कहीं से भी कोई भी इफ़ेक्ट जो आए हैं, उन्होंने आर्किटेक्चर को और लोकल कल्चर को एनरिच ज़्यादा ही किया है। आज की हमारी बिल्डिंग इज़ हार्ड टू मेक आउट कि ये हिंदू आर्किटेक्चर है या ये इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिकॉज देयर हैज़ बीन सो मच ओवरलैप, कल्चरल ओवरलैप इन दिस एरिया, एंड मेहरौली हैज़ बीन अ विटनेस टू ऑल ऑफ दैट। सो आज के मेहरौली को आप जब देखते हैं तो आपको दिखते हैं यहाँ पर इट्स हार्ड टू मेक आउट कि कौन से एरा का है, बिकॉज देयर हैज़ बीन सो मच इंटरमिक्सिंग। एक ग्रेन मार्केट का एक हब था, यहाँ आड़ती आते थे, यहाँ पे लोग अपनी फसलें लेकर आते थे और यहाँ पे उनको बेचा जाता था। मंडी थी प्रॉपर, अभी भी यहाँ पे एक मंडी है। तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्रॉपर प्लान शहर के, वो सब यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद यहाँ की जो आप पुरानी हवेलियाँ देखेंगे, जो बिजनेसमैन थे उनकी हवेलियाँ देखेंगे, तो दे आर बिल्ट इन दैट स्टाइल, जो कि आपको दिखाएंगे कि ये कोई ग्रामीण या बहुत ही रॉ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है। हमेशा से फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन रही हो या चाहे आर्किटेक्चर रहा हो, वो हमेशा अवंगार्ड ही रहा है। तो आप यहाँ की हवेलियों के आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखिए तो भी वो भी बिल्कुल एक शहरी आपको पैटर्न उसका मिलेगा। जैसे एक लिंकिंग रोड है, उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ आपकी हवेलियाँ हैं और नीचे दुकानें हैं। सो एब्सोल्युटली एक वेल लेड पैटर्न था, सिविक पैटर्न था, और साथ में पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी जो कि एक शहर को ज़िंदा रखती है। वहाँ पे जो हवेलियाँ रही ज़्यादातर उस टाइम की बिज़नेस क्लास ने उन्हें बनवाया। जो अब हम चंडीगढ़ जैसे शहरों में देखते हैं कि शॉप कम फ्लैट सिस्टम है, कि नीचे दुकानें होती हैं और ऊपर फ्लैट्स होते हैं, वही पैटर्न जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे गोदाम है,
नीचे दुकानें और ऊपर उनके रिहायशी इलाके हैं, मतलब रिहायशी मकान हैं। तो वो जो हवेलियाँ थी, दे आर बिल्ट इन अ वेरी स्पेसिफिक, यू कैन से बनिया बरोक स्टाइल। बनिया बरोक स्टाइल है कि इसमें एक इटालियन बरोक स्टाइल भी आपको मिलेगा, और साथ में बनियास के जो ट्रेडिशनल पैटर्न होता है कंस्ट्रक्शन का, जो छज्जे हैं, जो रोके हैं, फिर थोड़ी सी उसमें आपकी आर्चेज़ हैं और जालियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें, और टिम्बर का कंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। साथ में फ्लोई पैरापेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आज भी आपको यहाँ पे कुछ हवेलियों के रेमिनेंट्स हैं, आपको मिलेगी। So it was quite unique. The Banya Baroque style is the characteristic feature of the old construction over here. That's unique, I think. Apart from the fact कि यहाँ पे लोधी era के आर्किटेक्चर नमूने हैं, फिर स्लेव डायनेस्टी के तो अपना है ही जो रबल कंस्ट्रक्शन में हुआ है। उसके अलावा फिर आगे आते-आते मुगल स्टाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो इट इज़ क्वाइट लेयर्ड, द आर्किटेक्चरल रेमिनेंट्स आर क्वाइट लेयर्ड। यहाँ पर लोकल स्टाइल है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो सेटलर्स आए उनका स्टाइल है। पहले चूने को पत्थर के साथ चुना गया, जैसे हम ये दीवार देख रहे हैं, टोटली रबल कंस्ट्रक्शन जिसमें चूने के साथ पत्थर को चिनाई की गई है, लेकिन प्रॉपर कोर्स नहीं है पत्थरों का। इसी तरह की कंस्ट्रक्शन बाद में ज़फ़र महल और जहाज़ महल में आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ वेरी मुगल इन इट्स नेचर। फिर जो कुतुब कम्प्लेक्स में आपको मिलता है, वहाँ पर आपको मिलती है ट्रेबिएटेड सिस्टम भी है, जो पुराने जैन और हिंदू मंदिर थे उनके रेमिनेंट्स हैं। फिर आपको आर्चेज़ मिलती हैं, दैट इज़ वेरी पेक्यूलियरली वेरी इस्लामिक आर्किटेक्चर फॉर्म। तो इट इज़ लाइक अ पॉटपुरी ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल फॉर्म्स एट वन प्लेस। ने अपना राज सेटअप किया अनंगपाल तोमर ने, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एक झील बनवाई जिसका नाम रखा अनंगताल। उसके रेमिनेंट्स अभी भी यहाँ मिलते हैं। एक जाहिर सी बात है, इसका स्लोप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पानी ठहरता नहीं था, तो यहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल वाटर कलेक्टिंग बॉडी बनाई वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, अनंगताल। और उसके बाद उसके साथ साथ और भी उन्होंने इस तरह की जो है कोशिशें की ताकि एरिया में पानी और सेटलर्स के लिए पीने लायक पानी और एग्रीकल्चरल वाटर अवेलेबल हो। लोग उसी तालाब से अपना पीने का पानी भी यूज़ करते थे और थोड़ा सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल करते थे, बट जनरली इंडियन एग्रीकल्चर वाज रेन फेड, तो ज़्यादा रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट था। ये वही एरिया है जहाँ पर कभी पुराने हमारे विजनरी जो सुल्तान रहे, जो राजा रहे, उन्होंने यहाँ पे आनंद ताल बनाया, यहाँ पे बावलियाँ बनाई, राजों की बावली, गंधक की बावली थी, हौज़ शम्सी बनाया, हौज़ खास बनाया। तो और आज के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है, यहाँ झरना था, तो यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को हफ्ते में एक बार पानी मिल रहा है। फ्यू हिस्टोरियंस हैव टू से ऑन दिस कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक रूल है कि जो मस्जिद होगी वो उस एरिया की सबसे ऊंची इमारत होगी, और बाकी जितनी भी, चाहे वो रिहायशी इलाके हों या कोई और बिल्डिंग्स हो, उसकी हाइट उस एरिया की मस्जिद से नीचे ही होगी। एट दैट पॉइंट वी कैन अज्यूम कि योगमाया टेम्पल एक जैसे ग्राम देवता का मंदिर होता है या ग्राम देवी का मंदिर होता है, उस तरह एक छोटा सा एक मंदिर रहा होगा, क्वाइट एंशियंट बट स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन इट्स हाइट. That is why the invaders thought कि it is not that a lofty structure that we could have to eliminate and make way for ourselves. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसकी हाइट छोटी ही है तो इसको रहने देते हैं, especially since the population local population used to revere that temple. एक ये वजह हो सकती है. The reason for destroying the larger temple was that जो कि राजा की अपनी पेट्रनेज के अंडर होते थे, उन टेम्पल्स को ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया जो राजा के अपने बनाए गए मंदिर थे. ये एक तरह से सिम्बॉलिकली दिखाने का तरीका होता था कि वी हैव कॉन्कर्ड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, दैट इज़ योर टेम्पल. योगमाया टेम्पल कुड हैव बीन अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम, नॉट अंडर एनी स्टेट पेट्रनेज एट दैट टाइम. तो उनको लगा होगा इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट टेम्पल, सो वी कैन लीव इट एज इट इज़. And they broke the other 26 temples and they built their own structures with the remains. So that could be one reason. दूसरा इस्लामिक आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल के मुताबिक भी उसकी हाइट छोटी ही थी, so it could have survived that ways. There is a temple in Kangra in Himachal Pradesh, Jwalaji temple. When Akbar captured that area, you know what, he out of reverence he gifted एक सोने का गुंबद जो है उन्होंने ज्वालाजी टेम्पल को गिफ्ट किया.
तो वो गुंबद जिस स्टाइल का है, दैट इज़ वेरी इस्लामिक, इन इट्स दैट इज़ installed at that very temple in its initial form, in its true form. So it doesn't mean कि Islamic invaders came there and they influenced the architecture. It was given as a reference. उनके स्पेशलिस्ट को जैसा बनाना आता था उन्होंने अपने स्टाइल में बना के उन्हें गिफ्ट किया. It was used as such. I think the same case is with Mehraul's Yogmaya temple also. It could have been affected by the patronage of the kings. किसी ने commission किया होगा. These are all folklores actually. They come. There is no written account कि किसने इसमें क्या addition किया क्या नहीं किया. Probably I am not aware of it. But it could be one reason कि यहाँ पे उन्होंने commission किया होगा, जिन लोगों को बुलाया होगा कि destruction के बाद इसको reconstruct किया जाए. उन्होंने इसको इस्लामिक फॉर्म में बना दिया होगा कि राजा हमारा इस टाइम ये है, कोई मुगल राजा है तो हम उसी की आर्किटेक्चरल फॉर्म को आगे लेके जाएं. एंड इट वाज बिल्ट एज सच बिकॉज द king who was patronizing it was an Islamic figure. So that could be one reason. There has to be a buffer zone, a specific kilometer buffer zone, up to which there should be no construction around a protected monument. But sadly, the politics of Mehrauli is such that there hasn't been much attention given to the encroachments being done. And this is a result of institutional apathy, which Mehrauli has been subjected to. आज की डेट में महरौली के पुरानी इमारतों को तोड़कर वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन के छज्जे निकाल दिए गए हैं. पुरानी कंस्ट्रक्शन की दीवारों पर ही नई दीवारें चिन दी गई हैं. और ये सब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाक के नीचे हो रहा है. यहाँ पर कितनी अथॉरिटीज़ हैं साइमल्टेनियसली, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि गवर्न करती हैं, बट दे आर एक्चुअली अपैथेटिक टुवर्ड्स दिस कि चीज़ों को चेंज नहीं किया जा रहा. हाल ही में अभी क्या हुआ है कि G20 की समिट के कारण यहाँ पे जो एंक्रोचमेंट थी महरौली के आसपास के गांव की, जो इस आर्कियोलॉजिकल एरिया को इंक्रोच कर रही थी, उनको तोड़ा गया. तब भी बहुत हाई तौबा मची क्योंकि जनता ने वहाँ पर जो प्लॉट्स लेकर रजिस्ट्री करवा कर 50-50 सालों से रह रहे हैं, उनको लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है. हमें पहले परमिशन दी गई बनाने की और अब हमें तोड़ा जा रहा है. बात ये है कि कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है. यहाँ पर इतनी सारी अथॉरिटीज़ है, ASI है, DDA है, यहाँ पर बिल्डिंग परमिशन दे कौन रहा है? और लोगों का कसूर नहीं है. पॉपुलेशन इज़ राइजिंग. द लोकल MPs, MLAs, दे फैसिलिटेट सेटलिंग ऑफ पीपल, स्पेशली द माइग्रेंट्स इन दीज एरियाज़. यहाँ पर बानी वृषि कॉलोनी है, गढ़वाल कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनी जहाँ पर बाहर से लोग आके रह रहे हैं. उनको यहाँ पर रहना दिया इसलिए जाता है, उनको राशन कार्ड अलॉट किए जाते हैं बिकॉज दे प्रूव टू बी गुड वोट बैंक्स. वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में क्या हो रहा है कि सफ़र हमारी आर्किटेक्चरल हेरिटेज कर रही है. पुरानी बिल्डिंग्स को अपनी मनमाफी तरीके से तोड़ दिया जाता है. आज ज़फ़र महल का बहुत बड़ा हिस्सा वो गिर गया है और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है. रीज़न यही है कि नई से नई बिल्डिंग को परमिशन मिल रही है और पुरानी बिल्डिंग्स को टूटने फूटने दिया जा रहा है. रीज़न बीइंग कि देयर इज़ अ entrenched politics that Mehrauli has been mired with. और ये आज की बात नहीं है, ये आज़ादी से टाइम की बात है. महरौली का एरिया क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया एग्रीकल्चरली बहुत सूटेबल था उस टाइम. तो जो अब यहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन माइग्रेट आउट करके पाकिस्तान चली गई, उसके बाद ये जो एरिया खाली रह गया, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर 600 के आसपास फैमिलीज़, जो रेफ्यूजी फैमिलीज़, कल्टिवेटर फैमिलीज़ पाकिस्तान से बहावलपुर एरिया से आई, उन्हें यहाँ बसाया जाएगा. लेकिन उस टाइम भी जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने क्या किया कि ये ज़मीन जो कि जेन्युइन रेफ्यूजीज़ को एयरमार्क की जानी थी, उन्होंने ये अपने ही नाम लिखवा ली और एकड़ के एकड़ ज़मीन अपने नाम लिखवा ली. और सरकार को उस वक्त भी थोड़ा जागना पड़ा था और यहाँ पे लोगों को सेटल करना पड़ा था ब्यूरोक्रेट्स की थोड़ी सी वन अपमैनशिप को तोड़कर. लेकिन ये चीज़ आगे से आगे चलती जा रही है. अब आप देखिए ये एरिया रियल एस्टेट माफिया की नज़र में है. ये एरिया इतना स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पर सारे ब्रांडेड बुटीक्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से. साउथ दिल्ली का दिल है. तो यहाँ पर रियल एस्टेट वाले चाहेंगे भी कि यहाँ से पुरानी कंस्ट्रक्शंस को हम किसी तरह बाईपास करके यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन यूज़ करें और इस एरिया को नए सिरे से यूटिलाइज़ करें. सो मेरे ख्याल ये पॉलिटिक्स बहुत हद तक ज़िम्मेदार है इसलिए कि हमारी हेरिटेज को निगलेक्ट किया जा रहा है और जो दूसरी एनक्रोचमेंट करने वाली लॉबी है उनके यहाँ पे ज़्यादा चल रही है. सो आई थिंक इट वुड नीड
political will at a point, and also awareness of people, especially heritage minded people, to come forward and to raise their voice for protection of Mehrauli and its character, which actually marks the very character of Mehrauli. Well, first of all, one cannot be in denial कि there has to be modern development और modern buildings आएंगी, modern style of architecture उठेगा उभरेगा. 1947 के बाद दिल्ली में मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर की एक लहर आई और कनॉट प्लेस इज़ एन एग्जाम्पल. और हमारी कई बिल्डिंग्स थी जो उस टाइम हर्बर्ट बेकर ने बनाई. चंडीगढ़ बन रहा था उस वक्त. तो मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत इन्फ्लुएंस दिल्ली पर भी रहा. आज की डेट में वी आर इन अ ट्रांजिशन जोन. वी वांट टू एम्ब्रेस द पास्ट एंड वी वांट टू गो फॉरवर्ड एज वेल. So the buildings, particularly in Delhi, especially around Mehrauli area, they actually try to amalgamate both the features. आप देखेंगे जैसे पुरानी बारादरी है, एक कॉलोनेड है, उसको ही नए सिरे से अडेप्ट करके उन्होंने अपना बुटीक बनाया है. तो they haven't altered the main structure, the core structure, but they've actually changed the material treatment of it. कि वही एरिया जहाँ पर कभी पुराने हमारे विजनरी जो सुल्तान रहे, जो राजा रहे, उन्होंने यहाँ पे आनंद ताल बनाया, यहाँ पे बावलियाँ बनाई, राजों की बावली, गंधक की बावली थी, हौस शमजी बनाया, हौस खास बनाया. कैन नॉट मेक म्यूजियम ऑफ अ सिटी. आपको हेरिटेज सिटी का किसी को डिक्लेयर भी करते हैं, आप उसको स्टिल नहीं कर सकते, उसको म्यूजियम में रख के उसको अनटच नहीं रख सकते. डेवलपमेंट हैज़ टू गो. इट्स अ लिविंग सिटी.